मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। अर्थात अगर आपको अपनी परम ऊंचाइयों को छूना है, टॉप पर जाना है, तो आपको निश्चित ही शिक्षा प्राप्त करना होगा। चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपने अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मित्रों एनसीईआरटी भूगोल के अंतर्गत क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का अध्ययन कर लिया है। और अब हम लोग क्लास 9 का अध्ययन करेंगे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्लास 9 का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि क्लास 9 क्या है। क्लास 9 में मित्रों जो हमारी सामाजिक विज्ञान भूगोल की किताब है उसका नाम है समकालीन भारत। क्या है? समकालीन भारत है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और समकालीन भारत में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग लेसन 1 में क्या है। तो जैसा कि लेसन 1 है हमारा मित्रों, क्या है कि आकार एवं स्थिति किसकी? भारत की। तो क्लास 1 मतलब लेसन 1 में हम लोगों को क्लास 9 के भूगोल में लेसन 1 में हम लोगों को अध्ययन करना है भारत की स्थिति और आकार के बारे में। तो हम लोग भारत की स्थिति और आकार के बारे में डिटेल से चर्चा करें, इससे पहले हम लोग भारत की स्थिति विश्व में देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले भारत की स्थिति को विश्व में देख लेते हैं मित्रों, विश्व के मैप में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति विश्व में क्या है। तो इसमें हमें भारत और विश्व के बारे में, भारत की क्या स्थिति है, इसको हम लोग देख रहे हैं मित्रों। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा जो चित्र दिखाया जा रहा है ये क्या है? ग्लोब का चित्र है मित्रों। और ग्लोब में जो बीचों बीच से अर्थात जो क्षैतिज रेखा रेखा बीचों बीच से होकर जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो अंश अक्षांश रेखा कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसी जीरो अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहा जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, क्या होता है? ऊपर मतलब उत्तर, ऊपर ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और भूमध्य रेखा के जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसको हम लोगों को देखना है, क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्लोब को बांटा जाए तो हमारे प्यारे भारत की स्थिति कहाँ पर है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। किस, कहाँ पर है? भारत उत्तर और दक्षिण में देखा जाए तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये हम लोगों को देखना है। और अगर पूरे ग्लोब को हम लोग ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर रेखाओं में बांटें, अर्थात मतलब जो पृथ्वी की सबसे बीचों बीच वाली ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम लोग जीरो अंश क्या कहते हैं? जीरो अंश देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो अंश देशांतर रेखा कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो जो जीरो अंश देशांतर रेखा होती है उसको यमुनोत्तर रेखा भी कहा जाता है। तो अगर जीरो अंश देशांतर से हम ग्लोब को डिवाइड करते हैं मित्रों, तो इसका बायां वाला जो पार्ट होता है, इस साइड वाला, इसको बाएं वाले पार्ट को कहा जाता है इधर आपका है ये पश्चिमी गोलार्ध। क्या है? पश्चिमी गोलार्ध है, हम लोगों को ध्यान देना है। और आपके जो दाएं वाला पार्ट है इसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या है? पूर्वी गोलार्ध है, ये हम लोगों को देखना है, पूर्वी गोलार्ध है। तो इस हिसाब से हमारा भारत कहाँ पर है? पूरब और पश्चिम में देखें तो हमारा भारत कहाँ पर जाता है? पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर जाता है? पूर्वी गोलार्ध में। और हमने जब इसको क्या हुआ था, भूमध्य रेखा से देखा था, अर्थात इसको क्षैतिज रेखा में डिवाइड किया था, तो हमारा भारत उत्तर में था। कहाँ पर था? उत्तर, उत्तरी गोलार्ध में था। और इस साइड में अगर इसको हम देशांतर रेखा से देखें, अर्थात खड़ी खड़ी में ग्लोब को डिवाइड करें तो आता है पूर्वी गोलार्ध में। तो कुल मिलाकर हमारे भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर और प्लस पूर्व। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर और पूर्वी मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आता है मित्रों। अगर उत्तर दक्षिण दिया करके, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिया रहेगा तो हम लोग उत्तर मारेंगे। और अगर आपका उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी करके दिया रहेगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। और महाद्वीप के हिसाब से देखें तो हमारा भारत किस महाद्वीप में है? तो जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत के नीचे हिंद महासागर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब चलिए भारत की स्थिति को हम लोग डिटेल से अध्ययन करते हैं मित्रों।
तो जैसा कि हम लोगों को देखना है कि जो हमारा भारत है मित्रों, वो क्या है इसकी स्थिति, चूंकि हम मुख्य भाग का पहले अध्ययन करेंगे मित्रों, तो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखी जाती है कि किस अक्षांश और देशांतर से होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया पहले मित्रों कि जो आपकी खड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर। और जो आपकी विण रेखाएं होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जो आपकी विण रेखाएं होती हैं इसको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है कि आपकी जितनी विण रेखाएं होंगी वो किस रेखाओं के अंतर्गत आएंगी? ये आपकी सभी अक्षांश रेखाएं होंगी। क्या होंगी? अक्षांश रेखाएं होंगी। और जो आपकी खड़ी खड़ी रेखाएं बिल्कुल आती हैं सीधी सीधी, वो सब क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो चलिए हम लोग भारत की स्थिति देख लेते हैं कि भारत की अक्षांशीय स्थिति कहाँ है मित्रों। तो भारत जो हमारा है 8 अंश 4 मिनट, क्या है? 8 अंश 4 मिनट। चूंकि हम लोग देखें कि हमारा जो भारत है ये किस गोलार्ध में स्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, उत्तरी पूर्वी। तो क्या कह रहा है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति कहाँ पर है? तो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं मित्रों 8 अंश 4 मिनट, यहाँ लिखा भी गया है 8 अंश और 4 मिनट, इसको बोलते हैं 8 अंश 4 मिनट से उत्तर से लेकर के। कहाँ है? चूंकि उत्तरी गोलार्ध में ही है तो यहीं से नापा जा रहा तो उत्तर से होगा। तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर के हमारा भारत कहाँ तक फैला हुआ है अक्षांशीय स्थिति में मित्रों? तो हम लोगों को ध्यान देना है 37 अंश 6 मिनट तक। कितने तक? 37 अंश 6 मिनट तक। तो इसको हम लोग निकालेंगे अगर इसका वो घटा करके, तो लगभग अगर मित्रों देखें तो हम लोग लगभग 30 के आसपास ये आ रहा, 30 अंश के आसपास इसकी डिवाइड हो रहा है। क्योंकि 37 है तो लगभग हम लोग आसपास में देखेंगे तो 29 कुछ, मतलब लगभग 30 के आसपास आएगा। 30 अंश मतलब अक्षांश के आसपास ये फैला हुआ है। हम लोगों को ध्यान देना है इसकी स्थिति कितनी है, जो हम लोगों को याद रखना है। अक्षांशीय स्थिति 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और देशांतरीय स्थिति देखते हैं हम लोग, तो 68 अंश 7 मिनट से लेकर 68 अंश 7, चूंकि पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसको हम देखेंगे 68 अंश कितना? 68 अंश 7 मिनट से लेकर के हमारा भारत किसमें? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से लेकर के, उसमें है गोलार्ध में, पूर्वी से लेकर के 97 अंश 25 मिनट, कितना? 97 अंश 25 मिनट तक फैला हुआ है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो जो हमारी अक्षांशीय स्थिति है वो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक है। और जो देशांतरीय स्थिति है वो कितनी है कि 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट तक है। लगभग इसको भी हम लोग घटाएंगे तो लगभग 30 के आसपास आएगा। तो कहने का मतलब एक एवरेज में मित्रों हम लोग देखें तो लगभग भारत हमारा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में लगभग 30 अंश के उसमें फैला हुआ है। लेकिन ये देखने में हम लोगों को जैसे देखें मित्रों तो ये इसकी लंबाई हमें चौड़ाई की अपेक्षा अधिक दिखाई पड़ती है। हम लोगों को ध्यान देना है। और उत्तर दक्षिण में जैसा कि इसकी हम लोग देखें लंबाई चौड़ाई तो है भी, जैसा कि भारत जो हमारा है उत्तर दक्षिण में, इसकी जो आपकी ऊपर से नीचे तक इसकी जो हम लोग लंबाई कहते हैं वो कितना है? 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर लंबा है उत्तर से दक्षिण दिशा में। और पूर्व से पश्चिम तक कितना फैला हुआ है? 2933, मतलब 2933 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगर इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई देखी जाए तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम देखा जाए तो 2933 किलोमीटर फैला हुआ, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये भारत की स्थिति हो गई मित्रों। और जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ से ये वाला पार्ट जहाँ समुद्र तीन ओर से भारत को घिरे हुए है, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कर्क रेखा, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे अभी बढ़िया से मित्रों, कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर जाती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। इसका हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारतीय संघ राज्य का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है मित्रों, वो इंदिरा पॉइंट, क्या है? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको।
इंदिरा बिंदु कहा जाता है। जो सन 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें लगभग समुद्र तल में जलमग्न हो गया। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है, तो हम लोगों को ध्यान देना है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था मित्रों। तो ये क्या हुआ है कि लगभग जलमग्न हो गया है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। सबसे दक्षिणी बिंदु जो सबसे मित्रों जो सबसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, और जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा काल। क्या बोला जाता था, इंदिरा काल। ये हम लोगों को ध्यान देना है, चूंकि परीक्षा में हमारे पूछा जाता है इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मित्रों हम लोगों को देखना है कि भारत जो कर्क रेखा है भारत की कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें 8 राज्य में आपके हो जाएगा पहला गुजरात, उसके बाद में मध्य प्रदेश, और उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से होकर गुजर रही, जो आपकी बीचों बीच ये जा रही है, यही आपकी कर्क रेखा है, हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। और इसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ के बाद में क्या है, झारखंड है। झारखंड के बाद में आपका है पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल के बाद में आपका है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपका गुजरात हो गया, यहाँ पर टच कर रही है, राजस्थान भी हो गया, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद है आपका झारखंड, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा, और उसके बाद लास्ट में है मिजोरम। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 कहने का मतलब 8 राज्य आपके हो जाएंगे। तो हम लोगों को याद रखना है, इसकी स्थिति भी हम लोगों को याद रखनी है। वैसे तो ट्रिक से हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मित्र पर गमछा, ये याद करने की ट्रिक है, लेकिन ट्रिक नहीं, चूंकि अभी हम लोग 9th में ही पढ़ रहे हैं। तो स्थिति की अगर हम लोग इसकी देखेंगे, अगर स्थिति इसकी एक बार याद होगी कौन सा राज्य कहाँ पर है मित्रों, तो हमेशा के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि सबसे पहला राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी पूछा जाता है किस साइड में, पश्चिम के साइड में। तो आपका गुजरात हो जाएगा। थोड़ा से टच कर रहा है राजस्थान भी, और राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद में आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और आपका पश्चिम बंगाल है, उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्य हैं। तो सबसे शुरुआत में किस राज्य में, मतलब पश्चिमी, सबसे पश्चिम में देखा जाए तो कर्क रेखा किस राज्य से भारत में गुजरती है, मतलब प्रवेश करती है, तो गुजरात से। कहाँ से, गुजरात से। ये पूछा जाता है सबसे पश्चिम में गुजरात कर्क रेखा किस राज्य में है, तो गुजरात में। और सबसे लास्ट में आपको मिजोरम में ध्यान देना है, सबसे पूर्व में। क्या है, पूर्व में, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मित्रों। आगे हम लोग को देखना है कि भारत क्या है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, जो हम लोगों का क्षेत्रफल है पूरे भारत का, कितना है, 32,87,263। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हम लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चूंकि अगर अपने देश का क्षेत्रफल ही हम लोग नहीं जानेंगे मित्रों, तो बहुत ये दुख की बात है। तो हमारे देश का, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। कितना है, 2.4% है। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारा जो पूरा कहने का मतलब क्षेत्रफल है विश्व का, अगर विश्व का क्षेत्रफल मित्रों 100% है, तो उसमें से केवल आपका लगभग 2.4%, कितना है, 2.4% ही हमारी भूभाग मतलब जमीन है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और अगर पूरी विश्व की जनसंख्या देख लें मित्रों, कि पूरी जनसंख्या मान लीजिए 100 है, तो इसमें से लगभग 17%, कितना, 17.5%, कितना, लगभग 17.5% जनसंख्या जो है पूरे विश्व की, ये केवल भारत में रहती है। कहाँ पर रहती है, भारत में रहती है। और इनके पास जमीन कितनी है, केवल 2.4%। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अर्थात विश्व के हम लोग देखें तो 17.5% लोग केवल 2.4% की ज़मीन में रह रहे हैं। ये भारत की स्थिति है, इसीलिए हमारे यहाँ जो जनघनत्व तो है बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए देखते हैं आगे मित्रों। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 200 किलोमीटर है। ये पूछा जाता है मित्रों कि भारत की स्थल सीमा रेखा कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिला लिया जाए तब कुल मिलाकर समुद्री तट रेखा कितनी होती है, तो
516.6, ये हम लोगों को याद रखना है कि भारत की समुद्री रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मतलब टोटल भूभाग मिलाकर के पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो 7,516.6 किलोमीटर है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के दक्षिण का भूभाग, जो भारत के दक्षिण का भूभाग है वो 22 अंश उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की महासागर की ओर सकरा हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों कि हमारा भारत जो है, अगर हम लोग गुजरात से देखें तो ये कैसा है, यहीं से सकरा होना शुरू हो गया है। तो जैसे कि स्थित ये देखें मित्रों, चूंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि कर्क रेखा भारत की लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, और हम लोग जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो 23.5 अंश है, कितना 23.5 अंश रहती है। तो जो कह रहा है कि 22 अंश उत्तरी अक्षांश से, तो 22 अंश मान लीजिए लगभग यहाँ से आता है, कहाँ से, लगभग यहीं पर आएगा। तो यहाँ से हमारा भारत नीचे की ओर देखिए बिल्कुल सकरा हुआ है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नीचे की ओर सकरा होता हुआ चला गया है, पतला होता हुआ चला गया है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए, दक्षिणी मतलब नीचे होता है। भारत के दक्षिण भूभाग 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं नीचे हिंद महासागर है, इसके अक्षांश और देशांतर का विस्तार, जैसा कि हम लोगों ने देखा मित्रों कि भारत में जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अभी तक हम लोग देख रहे थे, उसमें लगभग भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो हम लोगों ने देखा मित्रों, वो क्या था, अगर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का अक्षांशीय देशांतर विस्तार हम लोग देखे थे, तो लगभग 30 अंश का आसपास दोनों अंतर आ रहा था। लगभग क्या है, घटाने पर 30 अंश फैला है हुआ है लगभग इसका पूरब में, पूरब से पश्चिम में, और उत्तर से दक्षिण में इसका फैलाव लगभग 30 अंश ही हम लोगों को ध्यान देना है। लगभग मतलब कहीं पर 29 दशमलव कुछ आ रहा है, कहीं पर 29 दशमलव कुछ, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है, 30 अंश के आसपास ही हम लोगों को ध्यान देना है। परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर और दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम दिखाई पड़ता, जैसा कि हम लोग जान रहे, कुछ अंतर भी था। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये 2900 किलोमीटर था आपका, और उत्तर से जो आपको पूर्व से पश्चिम था लगभग 2900 किलोमीटर, और आपका ये लगभग 3200 कुछ किलोमीटर, ये हम लोगों को ध्यान देना। तो थोड़ा से अंतर तो है भी, और दिखाई भी ज़्यादा पड़ता, लेकिन अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है, 30 अंश के आसपास ही हम लोगों को ध्यान देना है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने इसका डिटेल अध्ययन भी किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों कि मान लीजिए हमारा भारत है, इसका फैलाव पूर्व से पश्चिम की ओर मित्रों हम लोग देखें तो यहाँ पर सब पश्चिम में सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र है वो गुजरात है। कहाँ पर है, गुजरात में। और सबसे पूर्वी छोर जो है आपका वो अरुणाचल प्रदेश है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो विस्तार है मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो विश्व की मानक समय रेखा है कहाँ से, लंदन से मापी जाती है, और हमारी जो मानक समय रेखा है वो 82.5 अंश है। कितना है, 82.5 अंश अक्षांश है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो 82.5 अंश अक्षांश है, ये लंदन से जितना इधर हम लोग बढ़ते हैं हमारा समय प्लस होता जाता है। तो उसी के हिसाब से अगर यहाँ से स्थिति और यहाँ की स्थिति मित्रों हम लोग देखें तो लगभग कितने घंटे का अंतर पड़ रहा, 2 घंटे का अंतर पड़ता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कितने घंटे का, 2 घंटे का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने घंटे का अंतर पड़ता है समय का, तो 2 घंटे का। इसलिए हमारे देश में कभी कभी लोग देखें, न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे कि पूर्वोत्तर के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो और अलग टाइम जोन की मांग कर रहे हैं। क्या करते हैं, वो अलग टाइम जोन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ अंतर काफ़ी समय का पड़ जाता है, इसलिए टाइम जोन में लोग अलग मांगते हैं। अब देखिए सरकार कहाँ तक इस पर विचार करती है, सोचने वाली बात होगी, हम लोगों को ध्यान देना है। तो अंतर पड़ जाता है, इसका अंतर क्या पड़ता है, जैसे ऑफिस मान लीजिए यहाँ पर पूरे इंडिया में 10 बजे खुल रही है, तो गुजरात वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे पहले सूरज निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर सूरज 4 बजे निकल गया और ऑफिस 10 बजे खोलेंगे तो वहाँ लगेगा कि लगभग आधा दिन तो वैसे ही बीत गया है, इसलिए वो लोग अलग समय की जोन की मांग करते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मित्रों हम लोगों को ध्यान देना है कि जो 82.5 अंश क्या है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो है, 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यमुनोत्तर या मानक समय रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, कहाँ से, मिर्ज़ापुर से गुजरती है, हम लोगों को ध्यान देना है। जैसा कि मान लीजिए देख लें मित्रों, ये हमारा भारत का मैप है, इसमें क्या है, ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है।
इसमें एक स्थान है मिर्ज़ापुर। पहले ये इलाहाबाद का एक जिला, मतलब इलाहाबाद ज़िले के अंदर था, लेकिन बाद में बट गया मित्रों। तो अब हम लोगों को मिर्ज़ापुर याद रखना, इलाहाबाद नहीं, पहले इलाहाबाद रखा जाता था। कहीं कहीं ऑप्शन में दोनों दे देते हैं, तो हम लोगों को मिर्ज़ापुर मानना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो क्या है कि भाई ये जो यमुनोत्तर 82.5 अंश है, कितना है 82.5 अंश पूर्वी, ये आपकी देशांतर रेखा है, ये भारत की मानक समय मानी गई है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा कौन है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो भारत की मानक समय रेखा है, ये हम लोगों को ध्यान दे रहना। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से, नैनी बोलते थे मित्रों पहले, मिर्ज़ापुर जिले में आता है, अब इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर से गुजरती है, हम लोगों को ध्यान देना है। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि जो भारत की यमुनोत्तर रेखा है, मतलब मानक समय रेखा है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। पहला तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और आपका उसके बाद में हो जाएगा मध्य प्रदेश, और उसके बाद में हो जाएगा छत्तीसगढ़, और उसके बाद में उड़ीसा हो जाएगा मित्रों, यहाँ थोड़ा से टच कर रही है, और लास्ट में हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो कुल मिलाकर मित्रों हमारा हो जाएगा 5 स्टेट, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य से होकर गुजरती है। हम लोगों को पांचों का नाम याद रखना है कि भारत की यमुनोत्तर समय रेखा, मतलब मानक समय रेखा जो है 82.5 यमुनोत्तर समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के नीचे आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के नीचे मित्रों छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से ही बटकर बना हुआ है छत्तीसगढ़ है। उसके बाद में थोड़ा से उड़ीसा से टच करता है, और आंध्र प्रदेश से होकर फिर आपका ये हिंद महासागर में चला जाता है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है वो 5 राज्यों से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। क्या है, भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार, जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत को दक्षिण एशिया में हम लोगों को गिना जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। कितने किलोमीटर, 7,000। आप सोचिए जब व्यापार करने के लिए हम लोग भारत से यूरोप जाते थे तो 7,000 किलोमीटर हम लोगों को, जब सुएज नहर नहीं चालू था तब एक्स्ट्रा चलना पड़ता था, मतलब बहुत महीनों का समय, कई महीनों का समय भी लगता था, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा ईंधन भी लगता था। इसके बन जाने से भारत को बहुत लाभ है, भारत और यूरोप के बीच का व्यापार बहुत सुगम होगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों कि भारत और श्रीलंका, क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं, तथा मन्नार की खाड़ी भी गए। तो दो वो है, हम लोगों को ध्यान देना है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है पूछा जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं, पूछा जाता है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद में क्या है, मन्नार की खाड़ी से अगर करके पूछा जाए कौन सी खाड़ी है, तो हम लोगों को ध्यान देना है भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। पाक नाम याद रखना है, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे उनके नाम पर पड़ा है, पाकिस्तान देश से इसका कोई मतलब नहीं है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब चलिए देखते हैं कि कर्क रेखा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों, इसकी स्थिति हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ज़्यादातर ट्रिक से बच्चे याद करते हैं। ट्रिक आपको बहुत नहीं याद करना, चूँकि अभी आप बेस पढ़ रहे हैं तो ऐसे याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक आप जानना चाहते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें रहता है मित्र पर गमछा झार। क्या है, मित्र पर गमछा, गमछा झार, ये हम लोगों को ट्रिक एक बार देख लेना इसके 8 राज्यों की। अगर ट्रिक से आप याद करना चाहते हैं ट्रिक से, तो इसे मिस्र हो जाएगा मित्रों। इधर से आपका देख रहे हैं मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। और ता से हो जाएगा त्रिपुरा, और पा से आपका हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। रा से हो जाएगा आपका राजस्थान, क्या है, राजस्थान हो जाएगा। और गा से हो जाएगा गुजरात, क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और क्या है, मध्य प्रदेश। और छा से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और झा से हो जाएगा आपका झारखंड।
तो ये 8 राज्य हो जाएंगे, ये हम लोगों को याद रखना है। अगर आप ट्रिक रखना याद करना चाहते हैं तो ट्रिक भी याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। लेकिन अभी हमारा सजेशन रहेगा मित्रों कि आप लोग ट्रिक पर ज़्यादा नहीं, आप बेस पर ध्यान दीजिए, इसकी स्थिति देखिए कौन सा राज्य कहाँ पर है मैप के माध्यम से, इसीलिए हम लोग अध्ययन करेंगे। ट्रिक तो भूल जाती है, लेकिन एक बार अगर आपको स्थिति याद हो गई तो इस कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिल्कुल कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग को आगे देखना है। तो अभी तक मित्रों हम लोगों ने जो पढ़ा ये पार्ट क्लास 9 का, किसका, क्लास 9 का ये मित्रों पहला लेसन था, भारत की स्थिति के बारे में जानना था। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मित्रों कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। क्या है, नहीं गुजरती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो जैसा कि हम लोगों ने ध्यान दिया था कि हमारा कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था, त्रिपुरा भी था। तो कहाँ से नहीं गुजरती है, हम लोगों को ध्यान देना उड़ीसा से। कहाँ से, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए स्थिति बहुत जरूरी है याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर। क्या है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। पूर्वी देशांतर का मतलब मित्रों ये हुआ कि पूर्व में जो भारत है, जहाँ से होकर मान लीजिए यहाँ पूर्व में सबसे अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर कितना अंश का इसका फैलाव था, ये हम लोगों को ध्यान देना पूर्वी। तो कितना है, 97 अंश 25 मिनट की, 77 अंश 6 मिनट की, 68 अंश 7 मिनट या 82 अंश 32 मिनट। तो हमारा क्या था यहाँ पर लास्ट में हम लोग याद रखना है कि 97 अंश 25 मिनट के अंश तक इसका फैलाव है, किसका, पूर्वी भारत का। ये हम लोगों को ध्यान देना है, पूर्वी देशांतर का फैलाव है, ये हम लोगों को देखना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। क्या कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों कि मान लीजिए ये हमारे भारत का मैप है, तो यहाँ पर जो आपका पूछ रहा मित्रों प्रदेश, क्या कह रहा है कि उत्तराखंड, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं उत्तराखंड ये वाला भाग है, ये आपका यूके मतलब उत्तराखंड है। उसके बाद में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मित्रों हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में बिहार यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल यहाँ मिला हुआ है और सिक्किम यहीं पर है। तो कह रहा है कि किस देश को छूती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये वाला जो देश होगा ये आपका कौन सा देश है, नेपाल है। क्या है, नेपाल है। ये हम लोगों को भारत की स्थिति याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो क्या है, नेपाल है। तो ये हम लोगों को देखना है। तो क्वेश्चन में है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो नेपाल को छूती, किसको छूती हैं, नेपाल को टच करती हैं, हम लोगों को ध्यान देना है। अब अगला है कि ग्रीष्मावकाश में यदि आप कावर्ती जाना चाहें तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। ये राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन है मित्रों। जैसा कि हम जानते हैं पुदुचेरी की, लक्षद्वीप की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, दमन एवं दीप। तो हम लोगों को याद रखना है कि ये पूछ रहा है कि कावर्ती जाना चाहें तो कावर्ती क्या है, लक्षद्वीप राजधानी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हम लोग लक्षद्वीप जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से देखिए घुमा के पूछ रहा है, ये एनसीईआरटी का पैटर्न है मित्रों। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। किस देश के निवासी हैं, इस देश के निवासी हैं जहां भारत की सीमा नहीं लगती हैं। बताइए आप वह कौन सा देश है, कि भूटान है, कि बांग्लादेश है, कि नेपाल है, कि तजाकिस्तान है। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि आपका भूटान, बांग्लादेश और नेपाल भारत के पड़ोसी देश हैं, उसकी सीमाएं भारत से छूती हैं, लेकिन तजाकिस्तान की सीमाएं भारत से नहीं छूती हैं। तो चलिए हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों, जिसको हम लोगों ने कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, भारत की स्थिति के बारे में देखना है। अभी देखने में सरल लग रहा है, लेकिन जब आपसे पूछी जाएगी स्थिति कितने अंश के कितने अंश तक फैला हुआ है तो आप भूल जाएंगे। इसको आप बार बार देखेंगे तो आपके पास अस्थायी ज्ञान हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।